24 वर्षीय महेश रायपुर जिला के तुलसी गांव का रहने वाला था। 2 भाई और 2 बहनों में वह सबसे बड़ा था। उसके पिता के पास मात्र 4 बीघा खेती की जमीन थी। उससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। महेश के गांव के कई लोग दिल्ली में रहते थे, जो उसके दोस्त भी थे। दिल्ली जाने के बाद उन लोगों के घर के आर्थिक हालात सुधर गए थे, इसलिए महेश ने भी सोचा कि वह भी गांव के दोस्तों के साथ दिल्ली जाकर कोई काम देख लेगा। एक बार होली के त्योहार पर जब उसके यार दोस्त दिल्ली से गांव लौटे तो महेश ने उन्हें अपनी मन की बात बताई और त्योहार के बाद वह भी उनके साथ दिल्ली चला गया। उसके यार दोस्त पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में रहते थे। वह भी उनके साथ रहने लगा। उनके सहयोग से वह नौकरी तलाशने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद गाजीपुर में स्थित भुवनेश्वर की पशु आहार की दुकान पर उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद भी वह गांव के 3 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता रहा। खाने पीने का खर्चा सभी आपस में मिलकर उठाते थे। महेश 2-3 महीने बाद 4-5 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव जाता रहता था। गांव में खर्च के बाद जो पैसे बचते वह अपने माँ बाप को दे आता। पास के गांव कसडोल के पड़ोसी रामपाल से महेश की अच्छी दोस्ती थी। सन 2005 के मई महीने में रामपाल के भाई की शादी थी। उसने महेश को भाई की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तब महेश 5 दिन की छुट्टी लेकर शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली चला गया था। शादी समारोह में ही महेश की मुलाकात सुधा से हुई। सुधा रायपुर के गांव भैंसा की रहने वाली थी। सुधा 3 बच्चों में मंझले नंबर की थी। पहली ही मुलाकात में महेश सुधा का दीवाना हो गया। बातचीत के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। शादी कार्यक्रम के बाद महेश अपने गांव चला गया, पर सुधा 4 दिनों तक रामपाल के यहाँ रही। महेश भी जब अपने घर रहा, सुधा से फ़ोन पर बात करता रहता था। फ़ोन पर ही दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया था। 5वें दिन सुधा अपने परिवार के साथ भैंसा चली गई। उसी दिन महेश भी दिल्ली चला गया। दोनों की फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। रात को दोनों काफ़ी देर तक अपने प्यार की बातें करते रहते थे। यहाँ तक कि दोनों ने शादी तक करने का वादा भी कर लिया। सुधा की माँ रामवती को भी इस बात का शक हो गया कि आखिर सुधा घंटों घंटों तक किससे बातें करती रहती है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बेटी जब से तुम शादी से लौट कर आई हो तुम्हारे हाव भाव बदल गए हैं। जब देखो कानों में फूल लगाए रहती हो। क्या है यह सब? सुधा जानती थी कि माँ की बगैर रजामंदी के महेश का विवाह उसके साथ नहीं हो सकता। इसलिए उसने माँ को अपने प्यार की सच्चाई बताना उचित समझा। इसके बाद उसने माँ को सारी बात बता दी। बेटी की बात सुनकर रामवती पहले तो नाराज हुई, फिर सुधा की बातों से उसे लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और लड़का सजाती है, तो वह मन ही मन खुश हुई। रामवती न तो महेश को जानती थी और न ही उसके घर बार के बारे में जानकारी ही थी। बिना कोई छानबीन किए बेटी की शादी उसके साथ करना समझदारी वाली बात नहीं थी। इसलिए रामवती ने सुधा से कहा, बेटा जब तक हम महेश के बारे में छानबीन न कर ले तब तक तुम उससे फ़ोन पर ज़्यादा बातें न करो। मगर सुधा पर तो प्यार का भूत सवार था। उसने माँ की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया और वह चोरी छिपे उससे फ़ोन पर बातें करती रही। एक दिन सुधा से रामवती ने कह दिया कि वह फ़ोन करके महेश को यहाँ बुला ले ताकि उससे कुछ बातें की जा सके। माँ की यह बात सुनकर सुधा मारे खुशी के बल्लियों उछल पड़ी। उसने महेश को फ़ोन करके माँ से मिलने के लिए अपने गांव बुला लिया। रामवती ने महेश से विस्तार से बात की। उससे की गई बातचीत से रामवती को भरोसा हो गया कि वह सुधा को हर तरह से खुश रखेगा। बेटी की खुशी को देखते हुए रामवती ने भी उसके प्यार को हरी झंडी दे दी। माँ से हरी झंडी मिलने के बाद
महेश और सुधा ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वह सुधा को अपने गांव ले गया। सुधा को 2-4 महीने गांव में माँ बाप के पास छोड़ने के बाद वह उसे दिल्ली ले आया और गाजीपुर के ही राम अवतार के मकान में किराए का कमरा लेकर वह रहने लगा। राम अवतार के उस मकान के भूतल पर कुछ दुकानें बनी थी और पहली मंजिल पर 4 कमरे बने थे। उनमें से एक कमरे में महेश और उनके 3 कमरों में दूसरे किराएदार रहते थे। सुधा महेश के साथ पूरी तरह से खुश थी। समय अपनी गति से गुजरता गया और एकाएक वह 3 बच्चों की मां बन गई, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी काजल थी। बच्चे बड़े हुए तो उनका दाखिला पास के ही सरकारी स्कूल में करा दिया। महेश अपनी दुकान पर सुबह 6 बजे चला जाता और दोपहर के 2 बजे जब दुकान बंद हो जाती तो वह घर आ जाता था। दोपहर 2 बजे के बाद महेश घर पर ही रहता। महेश चाहता था कि उसे ऐसा कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए जो वह 2 बजे के बाद कर सके। इस बारे में उसने अपने दोस्तों के अलावा मकान मालिक से भी कह रखा था। एक दिन मकान मालिक राम अवतार ने उससे कहा, महेश, तुम जो पार्ट टाइम काम की बात कर रहे हो, मेरे पास इसका उपाय है। उपाय यह है कि मैं अपनी दुकान में जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दूंगा। 2 बजे से रात 10 बजे तक तुम संभालना। इसके बदले में तुम्हारा मकान का किराया नहीं लिया जाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल फ्री रहना। अगर तुम्हें यह मंजूर है तब तो मैं दुकान में पैसे लगाऊंगा। दुकान से मिलने वाली सैलरी से महेश का गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा था, इसलिए उसने राम अवतार से हाँ कह दी। राम अवतार ने अपनी दुकान में अच्छे खासे पैसे लगाकर जनरल स्टोर खुलवा दिया। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक महेश ही उस जनरल स्टोर को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 13 दिसंबर 2017 की रात होते ही महेश की 7 साल की बेटी काजल अचानक लापता हो गई। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब काजल नहीं मिली तो महेश ने पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फ़ोन करके बेटी के गायब होने की सूचना दे दी। सूचना पाकर पीसीआर वैन महेश के यहाँ पहुँच गई। मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र का था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पाकर पुलिस महेश के यहाँ पहुँच गए। उसी दौरान थाना प्रभारी पवन सिंह भी एसआई नीरज के साथ महेश के कमरे पर पहुँच गए। महेश की पत्नी सुधा ने यही बताया कि शाम के समय वह घर से बाहर ही खेल रही थी, तभी अचानक गायब हो गई। इसके बाद पुलिस ने रात में ही काजल को ढूंढना शुरू कर दिया। टार्च की रोशनी में पुलिस वाले डीडीए कॉम्प्लेक्स के नज़दीक के खाली पड़े प्लाटों के आसपास के सुनसान वाले इलाकों, गड्ढे, झाड़ियों आदि में काजल को तलाशते रहे, लेकिन वह वहां कहीं नहीं मिली। तो थाना प्रभारी वापस महेश के कमरे पर आ गए। मकान का निरीक्षण करने के दौरान ही महेश से थाना प्रभारी ने पूछा, छत पर क्या है? कुछ नहीं है, खुली छत है, वहाँ कोई नहीं जाता, महेश ने बताया। थाना प्रभारी ने पास खड़े एसआई नीरज कुमार से कहा, जरा ऊपर छत पर जाकर देखो। एसआई नीरज कुमार ने टार्च की रोशनी में पूरी छत छान मारी, पर वहाँ कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। पर पड़ोसी की छत पर उन्हें एक लड़की की रक्त रंजित लाश मिली। यह बात उन्होंने थाना प्रभारी को बताई तो वह भी छत पर पहुंच गए। महेश और उसकी पत्नी को लेकर थाना प्रभारी भी छत पर पहुंच गए। बच्ची की लाश देखते ही सुधा जोर से चीखी। इसके बाद वह बेहोश हो गई। महेश ने लाश की पहचान अपनी 7 वर्षीय बेटी काजल के रूप में की। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया, फिर जरूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महेश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ भांडवी की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस के पूछने पर महेश ने किसी से दुश्मनी आदि होने की बात नकार दी। पुलिस यही मानकर चल रही थी कि किसी ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी होगी, पर यह बात डॉक्टरी जांच के बाद पता लग सकती थी। हत्या के इस केस को सुलझाने के लिए
डीसीपी राम सिंह ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। थाना प्रभारी ने पूछताछ के लिए मकान मालिक को भी थाने बुलाया। उसके यहाँ रहने वाले सभी किराएदारों को भी बुलाकर पूछताछ की, लेकिन सभी ने इस मामले में अनभिज्ञता व्यक्त की। पड़ोस में रहने वाला सुधीर नाम का एक किराएदार फरार था। पता चला कि वह बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। करीब 2 साल से वह डीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। अन्य किराएदारों ने बताया कि काजल के गायब होने के बाद से ही सुधीर गायब है। इस बात से पुलिस के शक की सुई सुधीर की तरफ मुड़ गई। सुधीर जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां से पुलिस ने उसका फोटो और मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सुधीर, सुधा और महेश के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कॉल डिटेल्स में चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि सुधा और सुधीर की रोजाना ही लंबी बातें होती थी। केवल घटना वाली रात 9 बजे के करीब दोनों की बात नाम मात्र ही हुई थी। थाना प्रभारी ने सुधीर का नंबर मिलवाया तो वह स्विच्ड ऑफ मिला। तब उन्होंने सर्विलांस पर लगवा दिया। इसके बाद वह महेश के घर गए। उस समय महेश और उसकी पत्नी दोनों ही कमरे पर मिल गए। उन्होंने महेश से पूछा, क्या आप सुधीर नाम के किसी आदमी को जानते हैं? जिस सुधीर को बस इतना ही जानता हूँ कि वह पड़ोस में रहता है और मेरे पास दुकान पर वह कुछ सामान खरीदने आता रहता था। उससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसने कहा। महेश से बात करते हुए थाना प्रभारी सुधा पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने सुधा के चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे, पर वह उससे कुछ नहीं बोले। सुधा से बात करके वह थाने लौट आए। कुछ समय के बाद ही थाना प्रभारी को सर्विलांस सेल से सूचना मिली कि सुधीर के फ़ोन की लोकेशन गाजीपुर थाना क्षेत्र में ही है। थाना प्रभारी ने एसआई नीरज और सोनू को सुधीर को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। एसआई नीरज और सोनू ने प्लाईवुड फैक्ट्री से एक ऐसे कर्मचारी को साथ लिया जो सुधीर को पहचानता था। इसके बाद वह गाजीपुर बस स्टैंड पर पहुंच गए, क्योंकि सुधीर के फ़ोन की लोकेशन वहीं की आ रही थी। साथ गए व्यक्ति की शिनाख्त पर पुलिस ने सुधीर को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। वहां से वह बिहार भागने की फिराक में था। सुधीर को थाने लाकर पूछताछ की तो वह पहले इधर उधर की बातें करता रहा। फिर सख्ती करने पर उसने सच्चाई बता दी। उसने बताया कि काजल की हत्या में उसके साथ काजल की मां सुधा भी शामिल थी। मासूम बेटी की हत्या में मां के शामिल होने की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई। फिर सुधीर ने उस बच्ची की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। महेश सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक व्यस्त रहता था। काम के चक्कर में वह पत्नी को भी समय नहीं दे पाता था। लगातार 16 घंटे काम करके वह थक कर जल्दी ही सो जाता था। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले सुधीर नाम के युवक से सुधा के अवैध संबंध हो गए। दरअसल पति की मर्जी के बगैर सुधा ने डीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। उसी प्लाईवुड फैक्ट्री में सुधीर भी नौकरी करता था। साथ साथ काम करने पर उसकी सुधीर से दोस्ती हो गई थी। 23 साल का सुधीर अविवाहित था। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। इसी बीच उनके बीच अवैध संबंध भी बन गए। सुधा के नौकरी पर चले जाने पर घर अस्त व्यस्त रहता था और बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती थी। तब महेश ने दबाव डालकर पत्नी की नौकरी छुड़वा दी। उसने वहां 3 माह नौकरी की थी। नौकरी छूटने के बाद भी सुधा के सुधीर से संबंध कायम रहे। उसकी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। पति तो रात 10 बजे तक दुकान पर रहता था, इसलिए जब सुधा का मन होता वह सुधीर को अपने कमरे पर बुला लेती। 10 दिसंबर 2017 को सुधा और सुधीर को आपत्तिजनक स्थिति में उसकी बेटी काजल ने देख लिया था। काजल को देखकर दोनों अलग हो गए। दोनों ने काजल को पैसे, कपड़े और खिलौना आदि का लालच देकर कहा कि उसने जो कुछ देखा है
वह किसी को नहीं बताए। काजल उस समय तो चुप रही, पर उसके बाद उसने अपनी मम्मी से कह दिया कि उसकी गंदी हरकत वह पापा को जरूर बताएगी। काजल के जवाब से सुधा घबरा गई। सुधा को डर लगने लगा कि काजल की वजह से वह पति की नज़रों में गिर जाएगी, साथ ही बदनामी भी होगी। इसलिए उसने सुधीर को फ़ोन करके कह दिया कि काजल बात नहीं मान रही, उसे ठिकाने लगा दो। ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। इसके बाद सुधा ने काजल की हत्या की योजना तैयार की। 13 दिसंबर 2017 की रात 8 बजे के करीब पड़ोसी लाल मन के कमरे में काजल टीवी देख रही थी। सुधा ने इशारे से काजल को बुलाया। उसे कोई अच्छी चीज दिखाने की बात कहकर वह उसे छत पर ले गई। सुधीर चाकू लिए छत पर पहले से बैठा था। छत के किनारे पर सुधा ने काजल का मुंह दबाकर पटका और सुधीर ने चाकू से उस बच्ची का गला रेत दिया। कुछ ही देर में काजल की मौत हो गई। दोनों ने मिलकर पड़ोस की छत पर लाश फेंक दी और जिस जगह उन्होंने काजल का गला रेता था वहां पड़े खून के ऊपर उन्होंने बोरी डाल दी ताकि खून किसी को न दिखे। उनकी योजना रात के अंधेरे में लाश को बोरी में भरकर ठिकाने लगाने की थी, पर वह लाश ठिकाने तो नहीं लगा सके। पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने सुधा को भी गिरफ्तार कर लिया। सुधीर की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। पुलिस ने 15 दिसंबर को दोनों को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को भी आल पर सेट कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।